Hello students, welcome to Medicoras. So today we are going to discuss about the biotechnology and the principle and the process. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को पढ़ने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। तो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लीज राइट द डेफिनेशन फर्स्ट, उसके बाद हम लोग उसके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे। द प्रोसेस इन विच यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म or enzyme from living organism to produce products for human welfare. So अभी इन बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करना है या फिर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से आप बनाओगे एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन काइंड के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो जाहिर सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप ऐसा कुछ भी चीज नहीं बनाओगे जिसकी वजह से ह्यूमन रेस के लिए कोई भी डेंजर सा बात हो। अगर वैसे करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एथिकल इशू, ठीक है ना। वो एथिकल इशू के अंदर आ जाता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एकदम से जो मेन मोटिव था उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आई होप बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन में ये क्लियर हो चुका है क्यों हमें बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आईवीएफ करना। आईवीएफ का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सही है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी अगर कपल जिनके बच्चे नहीं होते हैं, अगर उनके लिए हम लोग कुछ आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके बच्चे हो सकते हैं, तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल चीज हो गया। सो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट की बात हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जो पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और वो है सिंथेसिस ऑफ जीन एंड होता है यूजिंग इट। इसका मतलब होता है अगर कोई भी जीन हम लोग बनाते हैं, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना होता है ना। हम लोग बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी भी हम लोग जीन्स को बनाते हैं तो उस केस में उस जीन को हम लोग बोलेंगे मैनिपुलेट करना। तो इस मैनिपुलेशन के जीन को आपको उसको यूज भी करना आना चाहिए, मतलब आप उसको यूज करोगे तभी जाके वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा। तो अगर जीन का मैनिपुलेशन होता है ह्यूमन रेस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हो गया डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। सो डीएनए वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब तो हम सभी को पता है, कोई भी डिजीज होता है जिसके हम लोग प्रिकॉशन के लिए कुछ वैक्सीन यूज करते हैं, तो वो वैक्सीन जो है अगर हम लोग डेवलप कर पाए लेबोरेटरी में तो उस केस को भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ही बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कुछ जीन हमें जो है करेक्ट करना है, करेक्टिंग और डिफेक्टिव जीन, जैसे कि अगर मैं बोलूं कभी कभार क्या होता है किसी बेबी जब एम्ब्रायो या फिर फिटस के फॉर्म में मदर्स के बॉडी के अंदर रहते हैं, उस केस में हम लोग उस बेबी का कोई भी डिफेक्टिव जीन अगर पकड़ पाए तो उस डिफेक्टिव जीन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं सो दैट बेबी विल बॉर्न नाइसली और उसमें कोई भी डिफेक्ट्स ना हो। तो ये जितने भी तरीके होते हैं सारे तरीके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी ये अभी हम लोगों ने नहीं बनाया है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही हमारे पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो
प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी यानी यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, फर्मेंटेशन किया था। याद है ना, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को लेके अगर उसके प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल बनाने के टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है, बैक्टीरिया यूज होता है, कभी कभार हम लोग ईस्ट का भी यूज करते हैं, है ना। तो उन ऑर्गेनिजम्स के कारण ही हमारे को इथानॉल मिलता है जो कि ड्रिंकिंग अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए, बायोस से आए, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट। तो फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहल प्रोडक्शन जो है वो बहुत पहले से ही हुआ करता था, जब तक हमें कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज भी नहीं था। तो इसको हम लोग प्रिमिटिव काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो यही दोनों चीज को हमें साइड बाय साइड देखना है कि कैसे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्या क्या इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं द टू ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो एक के लिए हम लोग लिखेंगे इट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, एंड दूसरे को हम लोग लिखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल बायोटेक्नोलॉजी। अभी अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें जीन्स के साथ खेलना है या फिर जीन को हमें मैनिपुलेट करना है। तो कोई भी हम अगर करेक्शन करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं, प्लीज राइट डाउन मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब वो जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए वो डीएनए भी हो सकते हैं या फिर वो आरएनए भी हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नाउअडेज वी हैव दिस कोरोना इशू, राइट। कोरोना वायरस का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो इसी आरएनए की वजह से हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि जो बैट्स हैं, बैट्स के टू वैरायटी के मिश्रण, टू वैरायटीज को वो लोग जॉइन किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, देन वी आर गेटिंग दिस वायरस, एंड उस वायरस में जो भी आरएनए है दैट इज वो मैन मेड है। सो दिस इज व्हाट मैन मेड। हाँ, नो डाउट कभी भी ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं बोला जाएगा। तो दो दे हैव यूज्ड दिस टू जीन बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, उन्होंने कोरोना वायरस को बना दिया, बट ये बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बाहर है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन वेलफेयर को ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारे को मैनिपुलेट करना को हम लोग और एक नाम दे सकते हैं ऑल्टर करना, ठीक है। किसी भी जीन को हम लोग ने ऑल्टर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जबकि अगर केमिकल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो आपने जो भी डीएनए या फिर आरएनए मैनिपुलेट करके बनाया है उसको हमें कहीं पे रखना होगा या फिर ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेन द स्टेराइल एनवायरनमेंट so that hybrid gene or organism can survive, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज पता चल गया कि एक में हम लोग जीन को बनाएंगे, डीएनए को बनाएंगे या फिर आरएनए को बनाएंगे, उसका मैनिपुलेशन करेंगे, और दूसरे में हम लोग उसको ऐसे एक मीडिया पे रखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट। प्लीज रिमेंबर, स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहां पे कोई भी माइक्रोब्स ना हो, माइक्रोब्स फ्री हम लोग बोलेंगे, जिसके वजह से वो आराम से वहां पे ग्रो कर पाए या फिर रह पाए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में हमें और दो पॉइंट्स लिखने हैं, वो है दिस मैनिपुलेटेड जीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड into the host body, which can alter the phenotype। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या वर्ड है। एक तो है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर होता है, मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि
मान लीजिए अगर ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने क्या क्या था, सपोज इस बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे रेडिएटिंग लाइट्स है, मतलब ये बैक्टीरिया कुछ लाइट जला सकता है। किस टाइप का लाइट, मैंने बोला यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट ये बैक्टीरिया जो है वो एमिट कर सकता है, वो निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, मैंने ब्लू कलर का लाइट देखा, बाहर ही देखा ना, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इसका फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे ये मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर है उसका। सही है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा जीन है जो कि मैनिपुलेटेड जीन है, और उस जीन को हम लोगों ने कर दिया इसके अंदर इंसर्ट, और जैसे ही उसको इंसर्ट करेंगे फिर इसका क्या हो जाएगा, जो ब्लू कलर का लाइट वो एमिट कर रहा था अब वो ब्लू कलर का लाइट एमिट नहीं करेगा। मतलब की बात ये है कि जैसे ही पहले उसका जो कैरेक्टर था, जो आप देखते हो कैरेक्टर, अगर उस कैरेक्टर में आपने चेंज करके कुछ दूसरा और डीएनए घुसा दिया होगा तो घुसा दिया है, तो उस केस में वो जो मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपने देखा था वो आप नहीं देख पाओगे। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हम लोग डीएनए को कंबाइन कर करके बनाते हैं, सपोज एक डीएनए जो है मैंने एक ऑर्गेनिज्म से निकाला है ना, ऑर्गेनिज्म का नाम है मान लो ए, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है बी। तो जो भी जीन्स मैंने दोनों इस ऑर्गेनिज्म से मैंने निकाला और उसके अंदर बी के अंदर मैंने उसको डाल दिया, तो जैसे ही डालेंगे वो बी के जो जीन है उसके साथ जाके वो मिक्स हो जाएगा। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर डीएनए बोलते हैं। मतलब जो भी आपको रिजल्ट डीएनए मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का डीएनए दिखाया गया है, एक रेड कलर का, तो दोनों का अगर कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर डीएनए। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट, मतलब हम लोगों ने एक दूसरा टाइप का डीएनए या फिर जीन जो है उसको इंसर्ट कर दिया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या मिलता है, आर डीएनए मिलते हैं। तो प्लीज राइट डाउन, आर डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड। सही है। सो यही सारे जो बेसिक आइडियाज हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। चलिए अब देखते हैं क्यों ये बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया, या फिर इसका रीजन क्या था, कौन से सोर्स से ये पता चला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए, नेचर में अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बोला जाता है तो हमारे पास दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। जबकि हम लोग और एक चीज को बोलते हैं कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से कई मायनों में बहुत अच्छे हैं, है ना। उसका रीजन क्या बताते हैं, क्योंकि वहां पे वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास जो भी जीन्स हैं, ये हो गया एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट, या फिर आप बोल सकते हो पापा मम्मी, है ना, तो दूसरे पेरेंट के पास भी उनके पास भी जीन है, तो दोनों जीन के कॉम्बिनेशन के वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलेगा या फिर इम्प्रूव्ड जीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड जीन। जबकि अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोलूं तो वहां पे क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है। जैसे कि बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, वही पेरेंट होते हैं और बाद में जाके उसी का ही डिवीजन होता है, तब जाके दो सेल बनता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। तो उस केस में उसके सेम जो जीन है वही जीन दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे वेरिएशन कभी नहीं होता है। तो इसी मायने के लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो अच्छा मानते हैं या फिर इम्प्रूव बोलते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी को ही, इसी थॉट को ही लिया गया था बायोटेक्नोलॉजी के केस में। अब वो थॉट कैसे आया, अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बोला है कि वहां पे क्या होएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास वेरिएशन होंगे। अगर मान लीजिए वहां पे वेरिएशन होगा तो हो सकता है वो वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर उस पॉपुलेशन के लिए, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन, मान लो वो हॉर्स का पॉपुलेशन, मान लो वो ह्यूमन का पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन के लिए वो हो सकता है करेक्ट हो, या फिर वो सही हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूजफुल हो, है ना।
या फिर ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो वेरिएशन हमें दिखाई दिया उस ऑर्गेनिज्म में या फिर उस पॉपुलेशन के केस में हो सकता है वो बहुत डेंजरस हो जाए, है ना, वो भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। बोला ये जाता है कि ये वेरिएशन जो है सही मायनों में सही के लिए ही होता है, लेकिन कभी कभार हमारे को कोई ऐसा ऐसे कुछ बेबीज होते हैं या फिर कोई ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि उस पर्सन में कोई किसी टाइप का डिजीज भी तो होते हैं या फिर डिजीज भी है, तो उस केस में उस वेरिएशन को हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। जबकि अगर किसी बंदे के पास वो वाला डिजीज नहीं होता है और वो रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी डिजीज के वजह से, तो उसको हम लोग अच्छे वाले वेरिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो व्हाट टाइप ऑफ जीन इज गोइंग टू इंसर्ट इनटू द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, राइट। ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, डिजीज नहीं भी हो सकते हैं या फिर डिजीज वाले भी हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वही जीन को आप यूज करोगे जो कि आपका डिजायरेबल जीन होगा, मतलब जो जीन आपको चाहिए होगा वही जीन आप लोगे और उसी जीन का आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी भी होस्ट के अंदर, जिसके वजह से अगर वो डिजायरेबल है डेफिनेटली वो आपके काम में आएगा। अगर काम में आएगा तो जो भी आपका रिजल्ट होगा, मतलब आरडीएनए आप जो भी इस होस्ट के अंदर घुसाओगे या फिर जो भी होस्ट के अंदर आरडीएनए रहेगा वो आरडीएनए हमेशा वो हेल्पफुल ही होगा, हमेशा वो यूजफुल ही रहेंगे। सो ये है बेसिक आइडिया क्यों हमें बायोटेक्नोलॉजी करना है, क्यों नहीं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए एक पॉइंट यहाँ पे तुरंत से लिख लेते हैं कि आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो कंसेप्ट होते हैं या फिर इट इंक्लूड्स भी हम लोग लिख सकते हैं। दो चीजें होते हैं, एक तो आप जीन का क्लोन करो, क्योंकि क्लोनिंग नहीं होगा तो एक ही सेल में अगर उस जीन का प्रेजेंस रहेगा, सपोज वन ऑर्गेनिज्म इज देयर व्हिच इज मल्टीसेलुलर, उसका मान लो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो है ह्यूमन, ठीक है ना, तो ह्यूमन मल्टीसेलुलर है, आपने जो जीन घुसाया वो एक सेल में प्रेजेंट है, अगर उस सेल से दूसरे सेल में वो नहीं जाएगा, मतलब वही सेल अगर दूसरे सेल्स नहीं बनाएंगे, मतलब वहां का जो जीन है, आर जीन है या फिर डीएनए है वो भी नहीं बनेगा, सेल बनेगा तभी तो जीन बनेगा, है ना। तो अगर वो कैपेसिटी नहीं है फिर तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो आर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन का क्लोनिंग करना या फिर जीन के नंबर्स को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ आरडीएनए इंक्रीज, उस चीज को हम लोग बोलेंगे जीन क्लोनिंग। और उसके बाद उस जीन का ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है। अब ट्रांसफर यानी किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि एक सेल है जिस सेल में आरडीएनए है मान लीजिए, और उस सेल को अगर आपने डिवाइड कर लिया तो सारे सेल्स में वो आरडीएनए जाने चाहिए। अब आरडीएनए जाएंगे कैसे, जब वो आरडीएनए रेप्लिकेट कर पाएगा अंदर, बहुत सारा आरडीएनए वो बना पाएगा, और जैसे ही सेल डिवाइड होते हैं हर एक सेल के अंदर अब वही वाले आरडीएनए जा पाएंगे, ट्रांसफर हो पाएंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। मतलब आरडीएनए में हमारे को दो चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक तो जो आपने जीन बनाया है उस जीन का क्लोन होना चाहिए या फिर वो जीन नंबर्स में उसको इंक्रीज होना चाहिए, और दूसरी बात जब भी आप उस नंबर को इंक्रीज करो उस टाइम सेल का डिवीजन होके सारे सेल्स में वो एक्स्ट्रा जो आरडीएनए बने थे वो एक एक करके वो चले जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस। अब इस चीज को करने के लिए या फिर क्लोनिंग करने के लिए हमारे पास एक चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है ओराइसाइट। अब ओराइसाइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी अगर आपके पास ये वाले हिस्से नहीं होंगे तो वो जीन कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास एक जीन मान लीजिए, और ये वाले जो जीन है ये वाले हमारे पास डिजायर्ड जीन है, सही है।
और दूसरा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये वाले ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर और एक जीन है, और ये जीन यहाँ ऐसे मैंने ब्लू कलर करके मार्क कर दिया है, ठीक है ना। अगर ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो जरूर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसके जीन भी हर एक सेल में जाना चाहिए। तो उस जीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओराइस साइट, मतलब जो जीन अपने आप को डुप्लीकेट बना पाए, रेप्लिकेट बना पाए, ठीक है ना। ये उसका मेन क्राइटेरिया है। अब हुआ यूं कि आपने डिजायर्ड जीन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही आपने डिजायर्ड वाला जीन यहाँ पे डाल दिया, ये जीन कभी भी वो उस सेल के अंदर, इस होस्ट के अंदर, है ना, मान लीजिए वो होस्ट जो है वो बैक्टीरिया है, इस होस्ट के अंदर वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक वो वाले जीन इस होस्ट के जीन के अंदर कहीं ना फंस जाए या फिर इंट्रीगेट ना हो जाए। तो मान लीजिए अब हुआ यूं कि जो आपके पास होस्ट है और उनके पास जो भी डीएनए है, मान लीजिए ऐसा वाला डीएनए है, ठीक है ना, तो ये इस वाले डीएनए में क्या हो गया, जो आपने डिजायर वाला डीएनए घुसाया था वो ऐसे घुस चुका है। और जैसे ही घुसेगा, यहाँ पे हमें पता ही है कि यहाँ पे ओराई साइट था, है ना, यहाँ पे लिखा है हमने ओराई साइट था। तो इस ओराई साइट की वजह से ये पूरा ब्लू कलर का जो जीन है वो तो डुप्लीकेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसके डुप्लीकेशन के वजह से रेड कलर जो हम लोगों ने दिखा है वो भी डुप्लीकेट करेगा। सही बात है। तो हमारे पास ओराई साइट होना बहुत जरूरी है, सो दैट मैं पूरे जीन को, अब ये जो जीन बना जहां पे रेड कलर और ब्लू कलर है, इसको मैं क्या बोलूंगी, आरडीएनए बोलूंगी, है ना। जैसे ही वो घुस गया उसको हम लोग बोलेंगे आरडीएनए, और आरडीएनए के पास आपका है ओराई साइट। अब जैसे ही ओराई साइट है, अब वो आराम से उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसके नंबर को इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक आइडिया है कि ओराई साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज राइट डाउन द होस्ट डीएनए और क्रोमोसोम must have orai site so that when alien gene is incorporated into it, the gene can be cloned। ठीक है ना। तो आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा और इसका मतलब क्या है सभी अच्छे से जान पाए होंगे। अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिस्कवरी। ये डिस्कवर किसने किया, किसको ये आइडिया सूझा कि हम लोग ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के काम कर सकते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका फर्स्ट आइडिया आया था दो साइंटिस्ट के दिमाग में। एक का नाम है स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। सो इन दोनों ने क्या किया था, ये दोनों नोबेल प्राइज विनर हैं, और इन दोनों ने क्या किया था, 1972 में दो ऑर्गेनिज्म लिए। एक का नाम है सैल्मोनेला टाइफिमुरियम, जो कि एक बैक्टीरिया ही है, और उसी के साथ और एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसका नाम है ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। ये भी एक बैक्टीरिया ही है, सही है। अब हुआ यूं, इन लोगों ने सैल्मोनेला टाइफिमुरियम से एक डीएनए निकाला। वो फ्रैगमेंट किस वजह से निकाला, क्योंकि वो रेजिस्टेंट, कुछ रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंट जीन है। किस चीज का रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक, मतलब कोई केमिकल के अगेंस्ट में वो काम कर सकता है, इसलिए उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जीन निकाला, और निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी तो अपना जीन रहेगा, है ना। तो मान लीजिए ये ब्लू कलर के सिंबल से मैंने ई कोलाई के डीएनए को डिफाइन किया। अब ई कोलाई यहाँ पे क्या बना, होस्ट, और इस रेजिस्टेंट डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजायरेबल, मतलब जो आपको चाहिए था वो वाला जीन, ठीक है, डिजायरेबल जीन। तो इस डिजायरेबल जीन को उन लोगों ने ई कोलाई के अंदर फिट कर दिया, ऐसे वो फिट कर दिए।
तो जैसे ही उसको फीड किया जाएगा तो ये वाले जीन जहां पे होस्ट के लिए अपना एक जीन है और एक एक्स्ट्रा से अपना जीन लगाया, तो इस वाले जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आरडीएनए। आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर आप लोग और एक नाम लिख सकते हो जिसका नाम है काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट जीन को अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइमेरिक डीएनए। अब यहां से क्या देखने को मिलता है कि इस वाले जो इकोलाई बैक्टीरिया है वहां पे एक साइट था जिसका नाम है ओराई साइट, और जिसके वजह से सेम टाइप ऑफ, अब जैसे ही वो ओराई साइट रेप्लिकेट करेगा क्या होगा, उसके अंदर सेम टाइप ऑफ जीन बार बार मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। दैट मीन्स हम लोग बार बार इसी टाइप ऑफ जीन को ही बनाते जाएंगे, इसी टाइप यानी आरडीएनए को ही बार बार बना जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग करना। तो इसने क्लोनिंग भी कर लिया। तो ये था फर्स्ट डिस्कवरी जिसमें इन लोगों ने दो बैक्टीरिया को यूज किया था। एक बैक्टीरिया को होस्ट माना गया था और एक बैक्टीरिया जो है उसमें से डिजायरेबल डीएनए कट करके उसको लगाया गया था। अब सोचो यहाँ पे हम लोगों ने किस वर्ड का यूज किया है, डीएनए को कट करना। सो डीएनए जो है उसको अगर हम लोग कट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होने चाहिए। और कट करना यानी मैं इसको और एक नाम दे सकती हूँ, डीएनए मतलब क्या, तुमने मॉलिक्यूलर लेवल को देखा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर, मतलब जो मॉलिक्यूल को कट कर सकता है ना। कट करना मतलब सीजर से हम लोग कट कर सकते हैं, नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, या फिर बोल सकते हो, या फिर नाइफ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सीजर या फिर नाइफ कौन होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब जो है वो तो हम लोग देखेंगे ही, फिलहाल ये सिंपल तरीके से जान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब क्या है। जैसे कि सल्मोनेला टाइफिमोरियम में ओनली उस जीन को काटा गया था जो रेजिस्टेंट वाला जीन का काम करता है, ठीक है। मतलब मैंने सारे जीन को नहीं काटा, ओनली एक सेगमेंट को काटा, तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड साइट, मतलब इसी जीन को तुम्हें काटना है, ये तुम रेस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो इसीलिए उस एंजाइम का नाम भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा गया, सही है। तो ऐसे ही हम लोग पूरे टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और बहुत सारे एंजाइम हैं, सारे एंजाइम हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो लास्ट पॉइंट है हमारे को यहाँ पे लिखने हैं, द 3 बेसिक टाइप्स। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब जैसे ही हम लोग जीएमओ बनाएंगे, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, हमारे को कुछ स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वाला डिजायरेबल कैरेक्टर आप चूज करना चाहते हो, तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद सेकंड स्टेप आएंगे कि उस जीन को अभी हमें क्या करना है, होस्ट के अंदर डालना है, तो उसको क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट, ठीक है ना। फिर लास्ट स्टेप क्या होएगा कि उसको अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या बनेगा, आरडीएनए बनेगा, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनेगा। उसके बाद उस होस्ट को हमें मेंटेन करना है स्टेराइल एनवायरनमेंट में, सही है। तो क्या लिखेंगे इस चीज को, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। होस्ट के अंदर आप घुसा दो, है ना, जो आपने जीन बनाया है उसको आपको होस्ट के अंदर देना है और उस होस्ट को हमें मेंटेन करना है। एंड द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी। तो हम लोगों ने लिख के रखा था कि क्या होता है, जीन का ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो जो आपने डीएनए बनाया है उसको होस्ट पे डालने के बाद उस होस्ट को ऐसा एक मीडियम में रखो जिस मीडियम के वजह से वो कभी ना डेथ हो या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, उसको न्यूट्रिशन मिले लेकिन कोई भी उसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो। उसके बाद वो ग्रो करेगा और जैसे ही ग्रो करेगा वो प्रोजेनी के अंदर सारे अपने जो क्लोनिंग जीन्स है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस 3 स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द जीएमओ वैरायटी। ठीक है, तो जीएमओ वैरायटी क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा नोट्स आप लिख लो और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।